बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। बालाकोट हमले पर सवालों के बीच एयरफोर्स चीफ ने कहा, लाशों की गिनती हमारा काम नहीं, टारगेट पर वार नहीं किया तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई क्यों की। 250 से ज्यादा दहशतगर्द मरे, अमित शाह ने किया दावा। मोदी ने कहा, अपोजिशन फौज की बहादुरी पर सवाल उठाना बंद करे। एलओसी पर फायरिंग का तबादला जारी, पाकिस्तान ने कहा सैकड़ों खानदान बेघर हुए। इमरान खान ने कहा, नोबेल का हकदार नहीं हूं, कश्मीर मसला हल करने वाले को इनाम देना चाहिए। सीरिया ने 2011 के बाद पहली मर्तबा अरब मुल्कों की मीटिंग में हिस्सा लिया, अमेरिका नाराज। खामनाई ने रूहानी से कहा, यूरोपियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बातचीत का वीडियो जारी। इस्राएली फौज ने गाड़ी से टक्कर पर 2 फलस्तीनियों को गोली मार दी, हमास ने कहा फलस्तीनी जवाब दें। इस्राएल अफ्रीका में कदम जमाने लगा, 25 मुल्कों को फौजी ट्रेनिंग दे रहा है। अमेरिका में जबरदस्त आंधी, 23 हलाक, अलाबामा और जॉर्जिया बुरी तरह मुतासिर। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान की। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पुलवामा हमले के बाद पैदा तनाव ने पायलट अभिनंदन की रिहाई के साथ जंग को तो पीछे छोड़ दिया, लेकिन बयानबाजियों, सवालात और शुबहात और तनाज़ात का एक सिलसिला शुरू कर दिया। बालाकोट हमलों में हलाकतों और शुबहात के दरमियान हिंदुस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि एयरफोर्स ने मरने वालों की गिनती नहीं की। एयर चीफ मार्शल BS धानों ने कोयम्बतूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कितने लोग मारे गए, इसका दौर-ओ-मदार इस बात पर है कि उस वक्त वहां कितने लोग मौजूद थे। उन्होंने कैप्टन अभिनंदन की रिहाई और मुल्क वापसी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि हम पायलट के मेडिकल फिटनेस के बारे में कोई जोखिम नहीं लेंगे, अभिनंदन जब फिट होंगे तब जंगी हवाई जहाज उड़ाएंगे। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने इसीलिए जवाबी कार्रवाई की क्योंकि हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने बालाकोट में अपने टारगेट पर वार किया। एयरफोर्स चीफ ने सवाल किया कि अगर बम जंगल में गिरे थे तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई क्यों की। बालाकोट हमले के बाद दावा किया गया था कि उस कार्रवाई में 300 से 350 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, लेकिन इस तादाद पर कई गोशों की तरफ से शक व शुबे का इजहार किया जा रहा है। The target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yeah. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time's up in there, please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपोजिशन पार्टियों से कहा है कि वो फौज की बहादुरी पर सवाल उठाना बंद करे। गुजरात के जामनगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क इस बात से इत्तेफाक करता है कि दहशतगर्दी के खतरे का सफाया करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपनी फौजों पर फख्र होना चाहिए। मोदी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान के पास हालिया हवाई हमले के दौरान राइफल एयरक्राफ्ट होता तो हमारे लिए नतीजे और ज्यादा बेहतर होते।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हिंदुस्तान अमन का पाबंद है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने निशानदेही की कि हालिया अरसे में हिंदुस्तानी फौजों ने अपनी बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है। कोयम्बतूर में एक फौजी तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया भर में अपना कद बढ़ा रहा है और इसके साथ साथ उसकी फौजी सलाहियतें भी बढ़ रही हैं। पाकिस्तानी सिपाहियों ने एक बार फिर अखनूर सेक्टर में एलओसी पर कई सरहदी मोर्चों और देहातों को निशाना बनाया और सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। एक फौजी तर्जुमान ने जम्मू में बताया कि सरहद पार से फायरिंग सुबह 3 बजे शुरू हुई और सुबह 6:30 बजे तक जारी रही। तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग का ठोस जवाब दिया। हिंदुस्तान की तरफ से किसी के हलाक या जख्मी होने की खबर नहीं है। सरहद पर ऐसी झड़पें कई दिनों से जारी हैं। इस दौरान पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया कि हिंदुस्तानी फायरिंग की वजह से सैकड़ों खानदानों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इन लोगों को सरकारी इमारतों और दूसरे मकामात पर रखा गया है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो अमन के नोबेल इनाम के हकदार नहीं है, बल्कि ये इनाम उस आदमी को देना चाहिए जो कश्मीर की अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक कश्मीर का मसला हल करे। हाल ही में गिरफ्तार हिंदुस्तानी पायलट अभिनंदन को रिहा करने के बाद बाज़ गोशों की तरफ से इमरान खान को नोबेल इनाम दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। इमरान खान ने ट्विटर पर कहा कि वो खुद को नोबेल इनाम का हकदार नहीं समझते। जो शख्स कश्मीर मसले का हल तलाश करेगा और खित्ते में अमन और इंसानी तरक्की का रास्ता साफ करेगा, उसे ये अवार्ड देना चाहिए। बीजेपी सदर अमित शाह ने दावा किया कि इंडियन एयरफोर्स के हवाई हमले में 250 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। अहमदाबाद में बीजेपी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ 2 बड़े हमलों का जिक्र किया जो पिछले 5 साल के दौरान किए गए। जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई उरी के बाद सबको मालूम पड़ा कि जीरो टॉलरेंस कैसे किसको कहते हैं। घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर कर हमारी थल सेना के जवान वापस आ गए। और दूसरी बार जब पुलवामा में हुआ, मेरे समेत सब मानते थे कि अब सर्जिकल स्ट्राइक तो संभव नहीं है, क्या होगा, वहां काफी अलर्ट होगा, जवान कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। मित्रों, मोदी जी चुपचाप अपने कार्यक्रम करते रहे, फैसला लिया, मुहिम प्लानिंग किया और हमारे एयरफोर्स के बहादुर जवानों ने एयर स्ट्राइक कर कर सैकड़ों आतंकवादियों का कुच्चा बुलाकर सब सलामत तरीके से आज वापस भारत में आ गए। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हुकूमत से कहा है कि वो बालाकोट ऑपरेशन की तफसीलात बताए। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया गया कि हिंदुस्तान के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी अपोजिशन जमातों ने भी ऐसे ही शुबहात का इजहार किया है। पाकिस्तान को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि 2 महाजों पर तनाव का सामना है। ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। हाल ही में पाकिस्तान के करीब एक सरहदी इलाके में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सिपाहियों पर हमला किया गया था। अल-कुद्स फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी ने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा कि क्या न्यूक्लियर बम रखने वाला पाकिस्तान मुट्ठी भर दहशतगर्दों का सफाया नहीं कर सकता। पाकिस्तान को चाहिए कि वो ईरान के इरादों का इम्तिहान न ले। अमेरिका ने अरब मुल्कों को वार्निंग दी है कि वो सीरिया की बशर अल-असद हुकूमत के साथ ताल्लुकात बहाल ना करे। अमेरिका ने उन मुल्कों को यह भी वार्निंग दी कि अगर वो जंग के बाद सीरिया में रिकंस्ट्रक्शन के कामों में हिस्सा लेंगे तो उनके खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी। वॉशिंगटन पोस्ट ने ओहदेदारों के हवाले से कहा कि अमेरिका यूएई की तरफ से दमिश्क में सफारत खाना खोलने से नाराज है। सीरिया ने 2011 के बाद पहली मर्तबा अरब मुल्कों की एक मीटिंग में हिस्सा लिया। सीरियन पार्लियामेंट की स्पीकर हमूदा असबा ने जॉर्डन के दारुल-हुकूमत अम्मान में एक अरब पार्लिमानी मीटिंग में हिस्सा लिया। कई अरब मुल्कों में इन दिनों सीरिया को दोबारा अरब लीग में शामिल करने की आवाजें उठ रही हैं। नवंबर 2011 में खाना जंगी शुरू होने के बाद अरब लीग से सीरिया की रुकनियत खत्म कर दी गई थी। यूएई ने पिछले साल दिसंबर में दमिश्क में अपना सफारत खाना खोला। अमेरिका की इत्तेहादी फौज ने सीरिया के देर अल-जोर में व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कई हलाकतों की खबर है। बताया गया कि मरने वालों और जख्मियों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला इतवार की रात किया गया, जिसमें बागोस टाउन को निशाना बनाया गया। यह सीरिया में आईसिस के असर वाला आखिरी इलाका है। अमेरिका की मदद रखने वाली फौज एसडीएफ ने बागोस में एक ऑपरेशन शुरू किया है।
ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि उन्हें न्यूक्लियर डील की हिफाजत के हवाले से कभी भी यूरोपियों पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने पिछले साल जुलाई में सदर हसन रूहानी के साथ एक निजी मुलाकात में ये बात कही। इस मुलाकात का वीडियो सामने आया। इस वीडियो में सुप्रीम लीडर रूहानी को यूरोपियंस पर भरोसा करने के खिलाफ खबरदार कर रहे हैं। खामनाई की वेबसाइट पर पहली मरतबा यह क्लिप पेश की गई। यूरोपीय मुल्क अब भी तकनीकी एतबार से ईरान न्यूक्लियर डील में शामिल है। ईरान ने कहा कि अगर वो आईएसआईएस से लड़ाई नहीं लड़ता तो दहशतगर्द तंजीम यूरोप में तबाही मचा देती। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि यूरोपीय हुकूमतें और इंटेलिजेंस सर्विसेज अच्छी तरह से जानती हैं कि यूरोप आज महफूज है, तो इसकी वजह ईरान की कोशिशें हैं। उन्होंने कहा कि हम सब ने देखा कि दहशतगर्दों ने पेरिस और दूसरे यूरोपीय शहरों की सड़कों पर क्या किया था। बहराम कासमी ने कहा कि ईरानी जदोजहद की वजह से आईएसआईएस और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों का सफाया करीब है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे अमेरिका के एक जंगल में गुम हो जाने के 2 दिन बाद 2 छोटी बच्चियों को हिफाजत के साथ बरामद किया गया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। बालाकोट हमले पर सवालों के बीच एयरफोर्स चीफ ने कहा लाशों की गिनती हमारा काम नहीं, टारगेट पर वार नहीं किया तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई क्यों की। 250 से ज्यादा दहशतगर्द मरे, अमित शाह ने किया दावा। मोदी ने कहा अपोजिशन फौज की बहादुरी पर सवाल उठाना बंद करे। एलओसी पर फायरिंग का तबादला जारी, पाकिस्तान ने कहा सैकड़ों खानदान बेघर हुए। इमरान खान ने कहा नोबेल का हकदार नहीं हूं, कश्मीर मसला हल करने वाले को इनाम देना चाहिए। सीरिया ने 2011 के बाद पहली मर्तबा अरब मुल्कों की मीटिंग में हिस्सा लिया, अमेरिका नाराज। खामनाई ने रूहानी से कहा यूरोपियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बातचीत का वीडियो जारी। इस्राएली फौज ने गाड़ी से टक्कर पर 2 फलस्तीनियों को गोली मार दी, हमास ने कहा फलस्तीनी जवाब दें। इस्राएल अफ्रीका में कदम जमाने लगा, 25 मुल्कों को फौजी ट्रेनिंग दे रहा है। अमेरिका में जबरदस्त आंधी, 23 हलाक, अलाबामा और जॉर्जिया बुरी तरह मुतासिर। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे में एक कार से हमले के बाद 3 फलस्तीनियों को गोली मारी। इस्राएली मीडिया में कहा गया कि इनमें से 2 फलस्तीनी हलाक हो गए और एक मामूली जख्मी हुआ। इस्राएली फौज ने बताया कि एक गाड़ी के जरिए टक्कर देने की वजह से एक इस्राएली ऑफिसर बुरी तरह जख्मी हुआ और एक सिपाही को मामूली जख्म आए। ये वाकया फलस्तीनी शहर रामल्ला के करीब एक गाँव में पेश आया। हमास ने फलस्तीनियों से कहा कि वो रामल्ला के करीब इस्राएली जुर्म का जवाब दें। हमास ने कहा कि इस फायरिंग से इस्राएली फौज की मुजरिमाना ज़हनियत जाहिर होती है। साल 2015 और 16 में मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की तरफ से इस्राएलियों को टक्कर देने के कई वाक़यात पेश आए थे, लेकिन उसके बाद इन वाक़यात में कमी आई। इसके बावजूद इस्राएली सिपाही मामूली बहानों पर फायरिंग करते हुए फलस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं।
अलूसी लीडर ने बाज़ अरब मुल्कों की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों की मजम्मत की है और कहा है कि ऐसी कोशिशें इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं। यमन के दारुल सना से टेलीविजन के जरिए खिताब करते हुए अलूसी लीडर अब्दुल मलिक अलहूसी ने कहा कि इसराइली हुकूमत यमन के खिलाफ जारी फौजी जारहियत की साथी है। उन्होंने कहा कि पोलैंड में होने वाली हालिया मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने का ऐलान था। उन्होंने कहा कि फलस्तीन कॉज की कीमत पर इसराइली दुश्मन के साथ ताल्लुकात को मामूल पर नहीं लाया जा सकता। अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर ने कहा कि अगर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए गए तो इसके बाद अमेरिका और इसराइल मिडल ईस्ट में अपने दूसरे मंसूबों पर अमल करेंगे। अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब सियासी और माली असर और रसूख के एतबार से दुनिया का नवा ताकतवर मुल्क है। इस रिपोर्ट में सऊदी अरब को मिडल ईस्ट की बड़ी ताकत करार दिया गया और कहा गया कि सऊदी अरब में तेल के बड़े जखीरे हैं और वो दुनिया के कई मुल्कों को तेल एक्सपोर्ट करता है और लाखों मुसलमान हज और उम्रे के लिए सऊदी अरब आते हैं। बिजनेस इनसाइडर मैगजीन ने यह रिपोर्ट छापी है जिसमें अमेरिका को सबसे ताकतवर मुल्क करार दिया गया। इसके बाद रशिया, चाइना, जर्मनी और ब्रिटेन का नंबर है। 10 बड़े मुल्कों में फ्रांस, जापान और साउथ कोरिया को भी शामिल किया गया है। इस लिस्ट में इसराइल को दुनिया का 8वां ताकतवर मुल्क करार दिया गया। रशिया के वज़ीर ख़ारिजा सर्जी लावरोव कतर के दारुल दोहा पहुंचे और वहां के ओहदेदारों से सीरिया, यमन, लीबिया, जीसीसी बहरान और दूसरे मसाइल पर बातचीत की। सर्जी लावरोव सऊदी अरब, कुवैत और यूएई भी जाने वाले हैं। अल्जीरिया में सदर अब्दुल अजीज बोतफलिका ने एहतजाजियों को पेशकश की है कि वो इलेक्शन में कामयाबी के बाद 1 साल के अंदर इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। कई बरसों से वो सदर हैं और एक और मियाद के लिए उम्मीदवार बन गए हैं और इसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। कई जगह एहतजाजियों पुलिस के बीच झड़पें हुई। अल्जीरिया के बीमार सदर ने 5वीं मरतबा अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा सदर चुने गए तो 1 साल बाद इस्तीफा दे देंगे। अब्दुल अजीज बोतफलिका पिछले 20 साल से अल्जीरिया के सदर हैं। अमेरिका की रियासत अलबामा में खतरनाक आंधी की वजह से कम 23 लोग हलाक हो गए। हलाक होने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। इमरजेंसी वर्कर्स को रेस्क्यू ऑपरेशंस में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आंधी की वजह से कई झाड़ उखड़ गए। पड़ोसी रियासत जॉर्जिया भी बुरी तरह मुतासिर और वहां भी कई घरों को नुकसान पहुंचा और हजारों लोग बिजली से महरूम हो गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अलबामा और दूसरे मुतासरा इलाकों के अवाम से कहा कि वो एहतियात से रहें। ट्रंप ने कहा कि आंधी और तूफान गजबनाक है और ऐसे हालात और भी सख्त हो सकते हैं। अलबामा के ओहदेदारों ने कहा कि हमें कई लोगों को मलबे से निकालना है, हम रात भर इमदादी सरगर्मियां अंजाम देंगे। इस दौरान अलबामा की गवर्नर ने ट्विटर पर वार्निंग दी कि मौसम और सख्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि अलबामा में सैलाब से निपटने के लिए 23 फरवरी को इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसकी मुद्दत बढ़ाई जा रही है। रियासत में एक अंदाजे के मुताबिक 17,000 लोग बिजली से महरूम हैं। जॉर्जिया और अलबामा में जुमला 42,000 घर और इमारतें अंधेरे में हैं। कई मोबाइल टावर्स भी मुतासिर हुए और आंधी ने जबरदस्त तबाही छोड़ी है। इसे कैटेगरी 3 की आंधी या टॉर्नाडो करार दिया गया, जिसके दौरान 266 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अमेरिका की कैलिफोर्निया में लापता होने वाली 2 छोटी बच्चियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। इन दोनों ने 44 घंटे बारिश और सर्दी में जंगल में गुजारे। ये लड़कियां झाड़ियों में पाई गईं। बताया गया कि ये दोनों अपने साथ लाए गए चॉकलेट्स और झाड़ के पत्तों को खाकर जिंदा रही। उनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। ओहदेदारों ने बताया कि उनका जिंदा मिलना एक करिश्मा है। ये दोनों जुमे की दोपहर लापता हुई थी और उनकी तलाश के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें कई पुलिस और रेस्क्यू वर्कर्स, हेलीकॉप्टर्स और कुत्तों का इस्तेमाल किया गया था। इन बहनों को एक बड़े तूफान से सिर्फ 1 घंटा पहले इतवार की सुबह तलाश किया गया। इन बच्चियों ने बताया कि वो हरनों का पीछा करते हुए खो गई थीं। वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर जुआन गैडो ने कहा कि वो गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद वेनेजुएला वापस होंगे। उन्होंने ट्विटर पर यह बात कही। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने वेनेजुएला की हुकूमत को वार्निंग दी है कि वो गैडो की हिफाजत के साथ वापसी को यकीनी बनाए। एक नई रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी काउंसलेट में कत्ल किए गए जनरल जमाल खशोगी की लाश के टुकड़ों को काउंसिल जनरल के घर में एक ओवन में 1000 डिग्री पर जलाकर भस्म किया गया। अल जजीरा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में यह बात कही। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए जमाल खशोगी के बाज़ दोस्तों, उनकी मंगेतर और कई दूसरे जर्नलिस्टों, सियासतदानों और मीडिया ओहदेदारों से बातचीत की गई। कीनिया में एक हेलीकॉप्टर हादसे में 4 अमेरिकी टूरिस्ट और एक कीनियाई पायलट हलाक हो गया। यह हादसा एक जजीरे में पेश आया। हादसे की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी।
एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस्राएली कमांडोज कोई 25 अफ्रीकी मुल्कों में मकामी फोर्सेस को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस्राएल के चैनल 13 ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इस्राएली ऑफिसर्स को तंजानिया के सिपाहियों को ट्रेनिंग देते हुए देखा जा सकता है। इस्राएली चैनल ने कहा कि अफ्रीका में तेल अवीव की फौजी सरगर्मियां बहुत बढ़ गई हैं। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अफ्रीका में कदम जमाने को अपनी पॉलिसियों में काफी अहमियत दी थी। वो 2016 में 50 साल बाद अफ्रीका का दौरा करने वाले पहले इस्राएली लीडर बने। बांग्लादेश में एक सऊदी सफारतकार के कत्ल के लिए एक मकामी बांग्लादेशी को फांसी दे दी गई। 45 साल खलफ अल अली बांग्लादेश में सऊदी सफारतखाने में काम करते थे। उन्हें 2012 में उनके अपार्टमेंट के बाहर गोली मारी गई थी। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े के जिम्मेदार सैफुल इस्लाम को इतवार को अदालत के हुक्म पर फांसी दे दी गई। जुर्म के वक्त उसकी उम्र 30 साल थी। कश्मीर की सियासी पार्टियों ने लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस एक साथ कराने का मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में जमीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 2 दिन का दौरा शुरू किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा की क़यादत वाली टीम से मुलाकात की और रियासत में इलेक्शंस कराने के ताल्लुक से अपनी बात रखी। ये टीम मंगल को जम्मू का दौरा करेगी। रियासत में 19 दिसंबर 2018 को सदर राज लगाया गया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बालाकोट हमले पर सवालों के बीच एयरफोर्स चीफ ने कहा, लाशों की गिनती हमारा काम नहीं। टारगेट पर वार नहीं किया तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई क्यों की? $250 से ज्यादा दहशतगर्द मरे, अमित शाह ने किया दावा। मोदी ने कहा, अपोजिशन फौज की बहादुरी पर सवाल उठाना बंद करे। LOC पर फायरिंग का तबादला जारी, पाकिस्तान ने कहा सैकड़ों खानदान बेघर हुए। इमरान खान ने कहा, नोबेल का हकदार नहीं हूं, कश्मीर मसला हल करने वाले को इनाम देना चाहिए। सीरिया ने 2011 के बाद पहली मर्तबा अरब मुल्कों की मीटिंग में हिस्सा लिया, अमेरिका नाराज। खामनाई ने रूहानी से कहा, यूरोपियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बातचीत का वीडियो जारी। इस्राएली फौज ने गाड़ी से टक्कर पर 2 फलस्तीनियों को गोली मार दी। हमास ने कहा, फलस्तीनी जवाब दें। इस्राएल अफ्रीका में कदम जमाने लगा, 25 मुल्कों को फौजी ट्रेनिंग दे रहा है। अमेरिका में जबरदस्त आंधी, 23 हलाक, अलाबामा और जॉर्जिया बुरी तरह मुतासिर। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।